नाम है और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रेल प्रॉब्लम्स की। अब याद कीजिए, हमने जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा था तब भी रेल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन किए थे। उन्होंने बोला था कि एक स्लाइडिंग रेल से उस पर एक वायर का पीस अगर रखा हुआ है और वो पूरा सर्किट कंप्लीट करता था तो उसमें कितना फोर्स उस पर लगता था, ये सारी बातें हमने करी थी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा कि स्लाइडिंग रेल्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ऐसा आपको इसमें कह रखा है। अब आपने क्या किया, इस बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे आपने एक वायर का पीस रख दिया ऐसा, ठीक है बात। और ये जो पूरा सेटअप है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी। अब सोचो कि इस वायर के पीस को अगर मैं एक वी नॉट वेलोसिटी से यहाँ पे चलाता हूँ तो क्या होगा? क्या यहाँ पे एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा? बिल्कुल होगा। मोशनल ईएमएफ कितना था? कल हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, इट वाज इक्वल टू बवाल। अगर तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हम लिख सकते थे इसको सीधा सीधा बवाल, बीवीएल। तो यहाँ भी तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, बी अंदर की तरफ है, वी टुवर्ड्स राइट है और एल वर्टिकल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोशनल ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होगा बवाल के बराबर, और उसकी डायरेक्शन हम कह सकते थे हायर पोटेंशियल कैसी होती थी, V क्रॉस B से। तो V टुवर्ड्स राइट, B अंदर की तरफ आता है ऊपर, तो हायर पोटेंशियल पॉइंट होगा ऊपर वाला पॉइंट। तो ये जो पूरा EMF जनरेट होगा मैं उसे ऐसा बता सकता हूँ कि एक इस तरीके की बैटरी यहाँ पे बनेगी, एंड दिस बैटरी इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। इंड्यूस की वैल्यू कितनी? बवाल के बराबर बी वी नॉट एल, एल इसकी लेंथ है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और क्या इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है? यस, इधर रेजिस्टेंस आर है, ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इस सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। करंट फ्लो कितना होगा? तो ई इंड्यूस्ड बाय आर इज द करंट। करंट आई इसमें चलेगा इस तरीके से, ठीक है बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। तो आपने लिख लिया ई इंड्यूस्ड इक्वल टू बी वी नॉट एल, आई इंड्यूस्ड इक्वल टू बी वी नॉट एल बाय आर। भाई और कहीं कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, वायर का जो पीस है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेल स्मूथ है, तो जो बस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसी की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है भैया। अब क्या हो गया? क्या ये करंट कैरिंग वायर का पीस एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? यस। तो यहाँ पे दो बातें हो गई कि ये करंट प्रोड्यूस भी हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और अब वही करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, वही मैग्नेटिक फील्ड जिससे प्रोड्यूस हुआ था। तो क्या इस पे एक फोर्स भी लगेगा? यस, एक फोर्स लगता है एक करंट कैरिंग वायर पे जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। कितना लगता है? आई एल क्रॉस बी। तो वो फोर्स यहाँ लगने वाला है आई एल बी, किस डायरेक्शन में लगेगा? एल क्रॉस बी कीजिए, एल करंट की डायरेक्शन में होता है ऊपर की तरफ, बी होता है अंदर, तो आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। एल क्रॉस बी, एल वायर की लेंथ टुवर्ड्स द करंट, तो ऊपर की तरफ, बी अंदर, एल क्रॉस बी करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट इज द फोर्स। तो जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अंदर की तरफ ऐसा। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? दिस इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आई एल बी, क्योंकि यहाँ पे सब परपेंडिकुलर है। तो आंसर आएगा आई इंड्यूस्ड बी वी नॉट एल बाय आर, दिस इज आई इंटू एल इंटू बी। फाइनल आंसर इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है। तो सोचो अगर मुझे इससे कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चलाना है तो क्या मुझे इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा? यस, तभी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ यही था कि फाइंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस wire with a constant velocity v naught। क्लियर है बात?
तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बिल्कुल उसके बराबर और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल। इसकी वजह से आप इसे कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चला पाएंगे। नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, तो ये भी आंसर आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट बाय आर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो रियल प्रॉब्लम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, ई इंड्यूस्ड आया बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, और उस इंड्यूस की वजह से करंट फ्लो हुआ, और उस करंट फ्लो होने की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगा। याद कीजिए ऐसे ही क्वेश्चन हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी किए थे, रियल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हमने वहां भी किए थे। पर वहां पे आपने एक बात ध्यान दी होगी कि वहां पे जो सेटअप बनता था वो बनता था ऐसा कि बाहर भी एक, वहां ऐसा सेटअप होता था, वहां यहाँ भी एक एक्सटर्नल ईएमएफ का सोर्स होता था, एक बैटरी लगी होती थी, और उसके बाद जो रेल्स यहाँ पे जब वायर इस पे चलाते थे उसमें करंट फ्लो होता था, और उस करंट फ्लो होने की वजह से इस पे फोर्स लगता था। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता था ऐसा ही। ये वो क्वेश्चन था। तो क्या यहाँ पे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता था? भाई यहाँ भी तो मोशन में हो रहा है, यहाँ भी तो ये मूव करता था, वी नॉट जो भी वेलोसिटी वी वेलोसिटी से चलता था, तो क्या यहाँ उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता था? बिल्कुल आता था। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल ईएमएफ है, दिस इज मोर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को वहां कंसिडर नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ईएमएफ को ही कंसिडर करते थे। क्लियर है बात? तो आप चाहें तो एक बार वो पिछले क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, वहां ये बिल्कुल इसी टाइप का एक सेटअप बना हुआ था, और इस सेटअप में हमने कहीं भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं की थी, क्योंकि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मच मच लेस देन एक्सटर्नल ईएमएफ। ठीक है, पर अब यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसमें कोई एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं है, इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो हो रहा है, तो हम सीधा उसी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बात? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? तो एक टाइप का क्वेश्चन तो इसमें ये बना जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और आपसे पूछा गया कि इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपका इसमें बनता है वो बनेगा कुछ ऐसा कि बिल्कुल सेम सेटअप आपको दे रखा है, दिस इज रेजिस्टेंस, ये आगे रेल्स कनेक्टेड हैं, इस पे आपने एक वायर के टुकड़े को रखा हुआ है, इसको आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दी वी नॉट, इसकी लेंथ, मास और इसका अपना रेजिस्टेंस आर, ये तीन चीज आपको गिवन है। लेंथ एल है, मास एम है और इसका अपना रेजिस्टेंस आर है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ भी है। जो रेल्स हैं वो स्मूथ और फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ एंड रेजिस्टेंस लेस है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि रॉड इज रिलीज्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, रिलीज कर दिया मतलब अब आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपसे पूछा गया कि टाइम के साथ इसके वेलोसिटी का फंक्शन बताइए, कैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी, आपसे पूछा गया है। ठीक बात है, तो चलिए करते हैं जल्दी से। हमें पता है कि यहाँ पे इसके मोशन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दिस इज बी। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी वो जैसे पहले थी, वी क्रॉस बी, वी इधर बी अंदर, पॉजिटिव साइड ऊपर, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसमें एक। ठीक है, ई इंड्यूस हमें पता ही कितना आता है, ये आएगा बी वी एल। ठीक है, ये हम किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, v एक जनरल वेलोसिटी है जो हमें फाइंड करनी है, किसी भी टाइम पे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी वेलोसिटी के हिसाब से आएगा व्हिच इज bvl। ठीक है, उसके हिसाब से इसमें करंट भी आएगा I इंड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है, इसका जो सर्किट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ इसका अपना रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो करंट कितना बन रहा है, करंट इसमें बनेगा bvl बाय r प्लस r, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, ये इसमें टोटल करंट बनेगा। ठीक है, और ये किसी भी टाइम t का करंट है, क्योंकि v हमने जो लिया है वो किसी भी जनरल टाइम पे लिया है, हमने v नॉट यहाँ कंसिडर नहीं किया है, दिस इज नॉट इनिशियल, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी जब उसकी v है, जो v हमें कैलकुलेट करना है, तो ये उस पे करंट आने वाला है, और इस करंट की वजह से उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो होता है ILB। तो हम सीधा लिख सकते हैं दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू
ये हो गया आई इंटू एल और इंटू बी करेंगे तो ये बी स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी बाई आर प्लस आर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और मैं इसको लिखूंगा माइनस में क्योंकि फोर्स जो मैग्नेटिक लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन आपको पता है एल क्रॉस बी से एल ऊपर की तरफ बी अंदर की तरफ फोर्स लग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रहा है, उसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, इसलिए मैंने फोर्स को लिखा माइनस में क्योंकि हमें आगे की वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन विल बी एफ मैग्नेटिक बाय मास, it will be minus b square l square v by m times r plus r. This will be the acceleration. और यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम वहां पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ वी स्क्वायर या v इक्वल टू u प्लस at नहीं लगा सकते। हमें डिफरेंशिएशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना होगा, कैलकुलस यहाँ पे यूज करनी होगी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी विद टाइम, तो मैं इसको लिख देता हूँ dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर प्लस आर। एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा और ये रिलेट किया। अब क्या करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रल dv बाई v ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर, ये सब तो चीजें हैं कांस्टेंट। इधर आएगा इंटीग्रल dt, 0 से t तक ये और v नॉट से किसी v तक ये। ठीक है, टाइम 0 पे इनिशियल स्पीड v नॉट, किसी टाइम t पे स्पीड v, और वो v हमें कैलकुलेट करना है। आराम से आप यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस विल बी ln v बाय v नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से आप e उधर भेज देंगे, ये पूरा हो जाएगा e की पावर में। मैं क्या करता हूँ, इस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर प्लस आर को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ। एक कांस्टेंट k है, ताकि अपनी इक्वेशन अपन थोड़ा आराम से लिख सकें। k अपन लिख लेंगे इस पूरी जगह पे। तो ये हो जाएगा आपके पास v बाय वी नॉट इक्वल टू ई पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ से आपको v मिल गया, v नॉट इंटू ई रेस्ट पावर माइनस के टी। दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पे चाहिए था। ठीक, दिस इज द वेलोसिटी विद टाइम जो आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से एक बार आपको फोर्स मिल गया, इस फोर्स के मिलने के बाद तो पूरा क्वेश्चन सीधा मोशन का था। जैसा आप मोशन में सॉल्व करते थे वही पूरा क्वेश्चन यहाँ पे किया आपने। जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है वो बस इतना ही है। ईएमआई का पार्ट सिर्फ इतना है कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए, उसकी डायरेक्शन देखिए, फोर्स निकालिए, उसकी डायरेक्शन देखिए, बस। एक बार वहां तक आप पहुंच गए फिर तो पूरा पूरा मोशन का क्वेश्चन है कि एक फोर्स है, वो फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से आपने वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाला। ठीक है बात। तो क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड करके करेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सारे अपने हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुछ ऐसा कि इस बार एक एक्सटर्नल ईएमएफ आपने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ईएमएफ यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस भी इसमें दे रखा है और आगे रेल्स है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक रॉड बना दी, ये रॉड मूव कर सकती है, वही मास, स्कैम, लेंथ एल, ये सारी चीजें गिवन है। ईएमएफ दे रखा है ई, रेजिस्टेंस दे रखा है आर। बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट find v as a function of time. Find v as a function of time, ये आपसे पूछा गया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट क्यों होगा ये भाई? रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है मतलब कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए इस पे, हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं। कोई फोर्स, कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे भाई? यहाँ पे एक एक्सटर्नल ईएमएफ आपने लगा रखा है, तो मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऑलरेडी। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस डायरेक्शन है ऐसी, ये इसमें करंट फ्लो है जिसकी वैल्यू है ई बाय आर के बराबर, क्योंकि यहाँ एक ही रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू है करंट की ई बाय आर के बराबर इस टाइम पे। तो जो फोर्स इस पे लगेगा वो फोर्स लगेगा यहाँ पे
आई एल बी, आई इस बार नीचे की तरफ है, बी इस बार भी अंदर की तरफ है, बी आपको यहाँ अंदर दे रखा है इस तरीके से, दिस इज बी। आई नीचे की तरफ, बी अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, तो इस पे जो फोर्स लगा वो लगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब सोचो ये फोर्स लगने की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, और इस वेलोसिटी की वजह से क्या यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? यस। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा? जिधर फोर्स उधर ही इसकी वेलोसिटी भी होगी। अगर वेलोसिटी इधर v क्रॉस b करेंगे तो v क्रॉस b के हिसाब से ऊपर की तरफ आता है हायर पोटेंशियल, मतलब जो बैटरी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो होगा कुछ ऐसा, दिस विल बी इंड्यूस्ड। और ध्यान से देखो तो ये एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज कर रहा है ना? ये कैसा कोशिश करेगा? करंट फ्लो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ई इंड्यूस्ड के हिसाब से कोशिश करेगा, जबकि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों अपोज कर रहे हैं, मतलब जब मैं बात करूंगा कि इस पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो हम बात करेंगे ई माइनस ई इंड्यूस्ड। और ये बात तो हम अभी कर ही चुके हैं कि ई इंड्यूस्ड जो है उससे बहुत कम होता है, पर हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आपसे जीरो से पूछा गया है। तो ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस कंसिडर करेंगे और वो होगा अपोजिट टू द ई, इसलिए लिखा जाएगा माइनस में। तो किसी भी टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी है v एट एनी टाइम, और वेलोसिटी इज v, तो उस पर जो फोर्स लगेगा या उस पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? बवाल के बराबर। और उस बवाल की वजह से जो करंट इसमें फ्लो होगा वो भी हम लिखा सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो इसमें जाने वाले टोटल करंट की वजह से लगेगा, एंड टोटल करंट आई जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ई माइनस ई इंड्यूस्ड बाई आर, दिस विल बी द नेट करंट इन दिस। और ई इंड्यूस कितना है? वो होता है बवाल, तो ई माइनस बी वी एल बाई आर, दिस विल बी द नेट करंट इन दिस रॉड। करंट की वजह से इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और हमें आगे का काम पूरा वही करना है। तो इस बार जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना लगेगा? आई एल बी, मतलब ये हो जाएगा ई माइनस बी वी एल बाई आर इंटू एल इंटू बी, दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स लग गया, एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं ये ऑब्वियसली नेगेटिव लग रहा है क्योंकि वही पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। ये आप देख लेते हैं एक बार फोर्स किस तरफ लग रहा है, आप खुद देखेंगे यहाँ पे। तो इस बार जो करंट जा रहा है वो जा रहा है नीचे की तरफ, तो एल जो कंसिडर किया जाएगा वो किया जाएगा नीचे की तरफ। एल नीचे, बी अंदर की तरफ, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट। यस, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये जो फोर्स लग रहा है वही। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? आई एल बी जो हमने लिखी है, दिस विल बी द वैल्यू एट एनी टाइम टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव फोर्स है क्योंकि जिधर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे acceleration will be e minus bvl into l into b by mr। ठीक है, मास से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर हमें वही करना है, dv by dt इक्वल टू दिस कंप्लीट थिंग e माइनस, या इसको अपन एक काम करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, e l b माइनस b स्क्वायर v l स्क्वायर बाय mr। ठीक है, इसे ऐसे अलग अलग कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया lb को दोनों तरफ। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? dv बाय ये v वाली पूरी टर्म इस तरफ आएगी विच इज e l b माइनस b स्क्वायर v l स्क्वायर इक्वल टू dt बाय m r। ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल किसी टाइम पे स्पीड v 0 से t तक, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन के लिमिट्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा पूरा टर्म ln में, ln ऑफ e l b माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर इंटू v। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन इसका किया गया तो जो इसके v के जो हमारे पास क्या कहते हैं कोफिशिएंट जो है, वो कोफिशिएंट भी यहाँ पे डिवाइड में आएंगे, तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, जो कोफिशिएंट्स इसके आए हैं वो डिवीजन में आएंगे, तो 1 बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर विद माइनस साइन, ये यहाँ पे आया इक्वल टू टी बाय एम आर। ये आपका फाइनल बना एक्सप्रेशन। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं
ई एल बी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मुझे v निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, इसे लिखूंगा ऐसा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू ई एल बी माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी, एक्सप्रेशन बनेगा। v विल बी, अच्छा यहाँ पे अपन ने लिमिट्स नहीं रखी है, गलती करी, देखिए लिमिट रखना चाहिए था अपने को यहाँ पे 0 से v तक और यहाँ 0 से t तक। जब 0 से v तक आप लिमिट इसमें रखेंगे तो एक एक्सप्रेशन ये बनेगा, जब 0 रखेंगे तो बाई ई एल बी भी आएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड में ई एल बी भी आएगा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आएगा, ये आपका एक यहाँ पे गड़बड़ कर दीजिए अपन ने, इस तरीके का आपका एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ से आप अगर v लिखना चाहते हैं तो दिस v एक स्क्वायर एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब अगर इस पे बात करें तो ध्यान से देखो, t इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर बात करते हैं अपन, बहुत लंबे टाइम बाद, अगर t टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो क्या होगा, ये जो पूरी टर्म है बाद वाली ई रेज़ टू पावर माइनस समथिंग वाली, वो हो जाएगी पूरी जीरो के बराबर। तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी कितनी मिलेगी, दिस वेलोसिटी विल बी ई बाय एल बी, और इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जहां पे इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, और नेट फोर्स देखिए जीरो हो रहा है। अगर ये हो गया E इक्वल टू एल बी, या सॉरी V इक्वल टू ई बाई एल बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको कि E इक्वल टू वी एल बी, या यही तो बवाल लिखा हुआ है बेसिकली, BVL। और ये बवाल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब एक्सटर्नल ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तब हम कह सकते हैं, क्योंकि E इक्वल टू इंड्यूस हो गया तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और जब फोर्स जीरो होता है तो ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी जब E इक्वल टू इंड्यूस हो जाएगा। आप सीधा सीधा इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहीं से बोल सकते हैं कि जब E इक्वल टू इंड्यूस, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, और वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी इसके बराबर। E इक्वल टू बवाल करना है, वहां से आपको V लिखना है, दिस V इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है बात, तो इसको मैं VT लिख देता हूँ, V टर्मिनल, दिस V टर्मिनल इज एट दिस टाइम, ठीक है बात, पक्की बात। चलिए, तो यहां तक आपने बात करी इमोशनल ईएमएफ की और उससे रिलेटेड इन रेल्स प्रॉब्लम की। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है रोटेशनल ईएमएफ का। इमोशनल ईएमएफ में आपने एक कंडक्टिंग वायर को मोशन दिया था, ट्रांसलेशन मोशन। इस बार उसका जो मोशन है वो रोटेशन का मोशन है, वो रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ कितना आएगा, इस बारे में हम बात। तो आपसे अगर कहा गया कि एक रॉड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, ये हिंज्ड रॉड यहाँ के अबाउट रोटेट कर सकती है विद ओमेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है। पूछा गया आपसे कि बताइए क्या रोटेशन की वजह से इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए, इसको प्रूव करते हैं। चलिए, प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x पे जाके एक dx का एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब इसके मोशन की वजह से हर एक पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है, ये तो हमें पता ही है। और ये लीनियर वेलोसिटी अगर x डिस्टेंस की बात करें तो x ओमेगा होगी, है ना भाई, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेंटर से कितना है, x, तो ये v हो जाएगा x ओमेगा के। अब इस वेलोसिटी की वजह से क्या इस छोटे से dx वाले एलिमेंट में क्या एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यस। तो डी ई इंड्यूस्ड छोटा सा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, b इंटू v इंटू इसकी लेंथ कितनी है dx, वही बवाल वाली बात होगी।
तो DE इंड्यूस इज इक्वल टू B इंटू एक्स ओमेगा इंटू DX। और अगर मुझे टोटल इंड्यूस्ड EMF चाहिए इस पूरे रॉड में, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x वेरी कर रहा है 0 से L तक, सेंटर से लास्ट पॉइंट तक। तो E इंड्यूस्ड विल बी, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, जब लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर बाई टू, तो B ओमेगा L स्क्वायर बाई टू। दिस इज द E इंड्यूस्ड इन अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये रॉड जो अपने सेंटर के अबाउट या जो हिंज्ड पॉइंट है उसके अबाउट रोटेशन कर रही है, तो ये आपको मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और निकालने का तरीका वही है, v ऊपर की तरफ है हर एक पार्टिकल का, v क्रॉस b जब आप करेंगे तो दिस इज द हायर पोटेंशियल। तो इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये जो बैटरी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, हायर पोटेंशियल होगा टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, क्योंकि हर पार्टिकल का v ऊपर की तरफ है और बी अंदर, तो v क्रॉस b जब करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है बात। अब यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि दिस b ओमेगा L स्क्वायर बाई टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रहा है वो कहां से कहां तक का दे रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज जो L लेंथ पे पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर, वहां से। मतलब मैं अगर नाम दे दूं तो ये अगर सेंटर है आपका और ये पॉइंट अगर A है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली VC माइनस VA इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई टू। ऐसा हिसाब है, पक्की बात। यही ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो हमेशा सेंटर से देता है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है, पक्की बात। तो अगर आपसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि बताइए, यही बिल्कुल सेम सेटअप है, यहाँ बीच में एक पॉइंट दे दिया, दिस पॉइंट इज लेट्स से P पॉइंट, ये सेंटर है C, ये डिस्टेंस है L बाई टू। आपसे पूछा बताइए VC माइनस VP कितना होगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे b ओमेगा L बाई टू का स्क्वायर बाई टू, L की जगह आपने L बाई टू ले लिया, आंसर विल बी b ओमेगा L स्क्वायर बाई एट। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया, ये पॉइंट जो A था, बताइए VP माइनस VA कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी L बाई टू है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सेम प्रोसेस फॉलो कर लिया और आपने आंसर बता दिया कि b ओमेगा L स्क्वायर बाई एट, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है जो आपने यहाँ यूज किया है, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपको Vp माइनस VA निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप Vc माइनस VA निकालिए, उसमें से Vc माइनस VP को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से आपको मिलेगा Vp माइनस VA। क्लियर है बात। तो VC माइनस VA आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा b ओमेगा L स्क्वायर बाई टू, VC माइनस VB अभी आपने कैलकुलेट किया विच इज b ओमेगा L स्क्वायर बाई एट। ये आपका सही आंसर आएगा जो भी यहाँ से आता है। 8 LCM लेके इधर आएगा 4 माइनस 1 3 बाई एट b ओमेगा L स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर VP माइनस VA। क्लियर है बात। तो ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा है b ओमेगा L स्क्वायर बाई टू वाला, ये ध्यान रखिएगा सेंटर से पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का देता है, एंड L इज द लेंथ सेंटर से उस पॉइंट की। ठीक है बात, पक्का। और डायरेक्शन तो हमें v क्रॉस b से ही देना है, तो जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे आप देख लीजिए किस तरफ मोशन में है, वो v हो जाएगा क्रॉस b, उससे आपको हायर पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर ये उल्टा घूम रहा होता, अभी हमने यहाँ इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रखा है, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो हायर पोटेंशियल ए की तरफ आता, क्योंकि तब वेलोसिटीज नीचे होती, तब आप v क्रॉस b करते तो ए की तरफ डायरेक्शन था। तो वो तो हमें डायरेक्शन देखना ही है जैसा v क्रॉस b से देख रहे हैं, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि रोटेशनल मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है वो हमेशा सेंटर से लिया जाता है। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेंटर एंड अ पॉइंट, और उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से L है जो यहाँ इस फॉर्मूले में यूज हुई है। ठीक बात है, चलिए तो क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा कि आपको एक रॉड दे दी इस तरीके से और वो सेंटर से घूम रही है, सेंटर के अबाउट वो घूम सकती है, इस तरीके से वो घूम रही है, ये इसका ओमेगा है। ठीक है, आपको यहाँ पॉइंट दे दिए बहुत सारे,
इस तरीके से ये पॉइंट है ए, बी, सेंटर है इसका सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, सब इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब आप अगर टोटल लेंथ इसकी 2l लेते हैं तो हर एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस l/2 है। ऐसा आप गिवन है आपको। ओके, अब आपको वही सारी चीजें पूछी गई। पहला क्वेश्चन बताइए VE माइनस VC कितना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया VA माइनस VC कितना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया VA माइनस VE कितना है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया बताइए VC माइनस VD कितना है। और पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया VD माइनस VE कितना है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करेंगे जल्दी से और ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से कोशिश करेंगे। कर लिया? पक्की बात? तो देखो जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। तो हमें पता है कि VE माइनस VC जहां भी सेंटर से रिलेट कर रहे हैं वहां तो अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो VE माइनस VC की अगर बात करें तो उनके बीच की डिस्टेंस है L, सीधा आंसर लिख सकते हैं B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस देख लीजिए आप, अगर E हायर पोटेंशियल पे है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर C हायर पोटेंशियल पे है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं, जो C से E के बीच के सारे पॉइंट्स हैं उनका जो मोशन है वो इस तरीके से है, उनकी वेलोसिटी हर पॉइंट की इस तरफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी इधर नीचे की तरफ, यहाँ आपको जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दे रखा है वो बाहर की तरफ दे रखा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज बाहर, ऐसा। तो V क्रॉस B अगर करते हैं, V नीचे B बाहर की तरफ आता है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मतलब C इज एट हायर पोटेंशियल। अब इसे लिखेंगे ऐसा, दिस इज द इंड्यूस्ड, C इज एट हायर पोटेंशियल। तो यहाँ जो आपका आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए नेगेटिव ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आपको VE माइनस VC पूछा है, लोअर माइनस हायर का पूछा गया है। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है बताइए VA माइनस VC कितना। तो अगेन A और C सेंटर से रिलेट कर रखा है तो अपन आंसर तो लिख सकते हैं सीधा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। डायरेक्शन इस बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप अगर A से C के बीच के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी देखें तो वो सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस तरीके से। तो वेलोसिटी ऊपर, बाहर की तरफ फील्ड टुवर्ड्स राइट, तो मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी ऐसा बनेगा कि सेंटर की तरफ इज हायर पोटेंशियल। तो जब सेंटर की तरफ हायर पोटेंशियल है तो यहाँ भी आपका जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि आपसे लोअर माइनस हायर पूछा गया है। ठीक है बात। थर्ड आपसे पूछा गया बताइए VA माइनस VE कितना है। VA माइनस VE कितना है, और वो हम देख पा रहे हैं कि VA माइनस VE इज 0, क्योंकि इन दोनों से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि A और E जो है वो दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि दोनों का C से जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो VA माइनस VE 0, यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये जो दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, और इस बात को मैं आगे यूज करूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है बात। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपसे पूछा गया VC माइनस VD, अगेन आपसे सेंटर से ही रिलेट किया गया है, सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। VC माइनस VD के हिसाब से L/2 का डिफरेंस इन दोनों में है, तो अपन आंसर लिख सकते हैं B ओमेगा L/2 का स्क्वायर बाई 2, और पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि C माइनस D पूछा है, C हायर पोटेंशियल है। आंसर विल बी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। और लास्ट जो पूछा गया VD माइनस VE, तो हमें पता है कि यहाँ पे सेंटर की बात नहीं की गई है, तो हमें इनको सेंटर से रिलेट करना चाहिए। तो जब सेंटर से रिलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि VD माइनस VE हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो VD माइनस VE मिल रहा है ना। यस, अगर मैं फर्स्ट को और फोर्थ को ऐड कर देता हूं और एक बाहर माइनस का साइन लगा देता हूं तो मुझे VD माइनस VE मिल रहा है। ठीक है, VC VC कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड किया तो VE माइनस VD मिला, बाहर एक माइनस का साइन लगा दिया तो VD माइनस VE मिल जाएगा। तो आंसर विल बी माइनस ऑफ, फर्स्ट इज माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, फोर्थ इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3/8 विद पॉजिटिव साइन, बाहर माइनस मिला के, तो 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा फॉर
वी डी माइनस वी। ठीक है, और यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि डी जो है वो अंदर की तरफ है, तो डी हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ई शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। तो यही आपका आंसर है, वी डी माइनस वी शुड बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेशनल ईएमएफ के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, एल जो है वो उस हिंज से जहां से वो रोटेट हो रहा है, एक्चुअली नॉट सेंटर, हमेशा कहना चाहिए हिंज, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। ठीक है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 में एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। चलिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस बार ऐसा कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रैंडम शेप का वायर कोई इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो वायर है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर पा रहा है इस तरीके से विद ओमेगा। तो पूछा गया आपसे कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इसका बी है, तो वी ए माइनस वी बी बताइए। ओके, तो क्या यहाँ पे मैं वो चीज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इस पॉइंट से मिला सकता हूँ, फर्स्ट लास्ट को मिला के क्या मैं इसे एल बोल के वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकता हूँ, बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। यस, तो हम यहाँ भी वही कर सकते हैं। दिस ई इंड्यूस्ड या वी ए माइनस वी बी अगर आप जो बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड में लिखा जा सकता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। आप इस रैंडम शेप के वायर को एक एल लेंथ का वायर जो कि इसके इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला रहा है वो मान के आप यहाँ पे आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि भाई ये हमने निकाला तो मोशनल ईएमएफ से ही है ना, तो मोशनल ईएमएफ में भी हमने बोला था कि आप अगर कोई ऐसा वायर है तो आप उसे फर्स्ट से लास्ट पॉइंट मिला सकते हो, तो बिल्कुल वही बात यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आप रोटेशन से देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ आएगी, जब वेलोसिटी उधर है तो दिस इज वेलोसिटी अंदर की तरफ फील्ड, तो जो सेंटर की तरफ हिंज वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव पॉइंट है, तो यस ये आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये बैटरी बनेगी वो बैटरी कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हिंज टुवर्ड्स पॉइंट ए। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी आप इस पूरे को एक इस पूरे वायर को एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट में लाने वाली लाइन समझ के कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसी टाइप से अगर आपसे पूछा गया ये, चलिए इसको अपन दूसरे तरीके से प्रूव भी कर लेते हैं। एक सेमी सर्कुलर वायर आपको दिया गया, कैसा वायर है, सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, वो यहाँ से हिंज्ड है, वही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये घूम भी सकता है ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से घूम सकता है। तो लेट्स से ये जब घूम रहा है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया यहाँ पे ऐसा E2 के बराबर। ठीक है, और इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, अगर मैंने यहाँ पे एक वायर और ऐड कर दिया ऐसा, अब ये पूरा एक सेमी सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, सिर्फ वायर नहीं रहा, एक सेमी सर्कुलर लूप हो गया, और ये भी जब ओमेगा से घूम रहा है तो इसमें भी मान लीजिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ऐसा E1। ठीक है, इस तरीके से। अब एक बात समझने वाली बात है कि फैराडेज लॉ क्या कहता था कि अगर एक लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ देखिए, ये लूप जब इस मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो क्या इससे फ्लक्स वेरी करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का पूरा रीजन है ऐसा, है ना, ये जहां भी घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घूम रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घूम रहा है, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, कोई एरिया चेंज नहीं हो रहा, फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ई इंड्यूस जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, नेट ई इंड्यूस शुड बी जीरो। अब यहाँ पे अगर आप इस लूप के लिए देखो तो नेट ई इंड्यूस्ड इज E2 प्लस E1 इक्वल टू 0, ऐसा है इंड्यूस्ड। तो यहाँ से अपने बात समझ में आती है कि दिस E2 इज इक्वल टू माइनस E1, और ये हमारे लिए खास बात है, यही से हमने बोला था कि इस पूरे सेमी सर्कुलर वायर को हम एक सिंपल वायर से कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे जो हमें आंसर मिलेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से जो ईएमएफ मिलेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो बिल्कुल सेम है जो हमें उस वायर से मिलता। क्लियर है बात? तो इस तरीके से भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप आंसर जो लिखेंगे कितना लिखेंगे, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया ए से बी तक का, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा
एल स्क्वायर, यहाँ पे जो रेडियस है वो 2r के बराबर है, या जो लेंथ है वो एक्चुअली 2r के बराबर है, डायमीटर के बराबर, बाय बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आंसर आता है 2b ओमेगा आर स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता। और क्या ये हायर पोटेंशियल ए की तरफ है? बिल्कुल है, क्योंकि जो वेलोसिटीज आ रही हैं वो ऊपर की तरफ चलेगा। जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो v क्रॉस b हायर पोटेंशियल इज टुवर्ड्स a। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो जो आपका बैटरी यहाँ पे बनेगी वो बैटरी बनेगी कुछ इस तरीके से, दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, चलिए, तो कोई खास बात नहीं, इन सब चीजों में आराम से ये सारी चीजें की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लूप है, वो लूप यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है। पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से पॉइंट दिस सी यहाँ पे हिंज्ड है, और इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। पूछा गया इस लूप में 3-4 पॉइंट्स आपको बता दिए, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। आपसे पूछा गया कि अगर इसकी रेडियस है R तो बताइए VP माइनस VQ कितना है। दिस इज नॉट स्मॉल, ये अपन वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। कैपिटल VP कैपिटल माइनस सॉरी VP माइनस VQ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कितना है, आपसे पूछा गया। और इसको आप घुमा रहे हैं ओमेगा से इन दिस सेंस, ठीक है। तो बताइए कितना लिखें, कैसे लिखा जाएगा? क्या आप सीधा सीधा लिख लेंगे कि VP माइनस VQ की जो डिस्टेंस है वो, भाई ये अगर रेडियस है, ये डायमीट्रिक पॉइंट है, और ये ऊपर वाला पॉइंट है R, ऐसा हिसाब है, 90 डिग्री पे बन रहे हैं ये। तो ये √2r की डिस्टेंस है, ये तो हमें समझ में आती है। तो क्या आप सीधा सीधा इसको √2r के हिसाब से लिख पाएंगे? क्या आपका आंसर ये होना चाहिए b ओमेगा √2r का स्क्वायर बाय 2, l की जगह √2r? क्या लिखना सही होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप इसमें भूल गए कि जो l लिया जाता है वो हमेशा हिंज पॉइंट से लिया जाता है। तो इसको ऐसा लिखना गलत होगा, इसे हमें लिखना चाहिए vp माइनस vc माइनस vc माइनस या vq माइनस vc, ऐसा। ओके, तो अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? vp माइनस vc, p और c को देखो तो √2r की लेंथ है, यहाँ लिखा जा सकता है b ओमेगा √2r का स्क्वायर बाय 2, माइनस q और c को देखो तो 2r का डिफरेंस है, तो b ओमेगा 2r का स्क्वायर बाय 2। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अगर अपन c और p को मिला लाइन देखें, ये वाली लाइन अगर देखते हैं, तो इनमें हर पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, ठीक है। तो v क्रॉस p, सॉरी v क्रॉस b, v उधर, b बाहर की तरफ, p इज द हायर पोटेंशियल। तो p हायर पोटेंशियल पे है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और q और c को अगर देखें तो q और c को अगर मिलाया जाए तो ये लाइन बनेगी, इसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, v क्रॉस b बाहर, q इज द हायर पोटेंशियल, तो अगेन दिस इज आल्सो पॉजिटिव। सो ठीक है, कोई खास अपने को इसमें गलती नहीं है, अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको VP माइनस VQ फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो √2r का स्क्वायर यहाँ पे 2r स्क्वायर मिलेगा, वहां 4r स्क्वायर मिलेगा, बाय 2 कर रहे हैं, फाइनल आंसर आपको मिलेगा माइनस b ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब सोचो यही क्वेश्चन अगर आपसे एक रोलिंग के बारे में पूछ लिया होता, तो कोई हिंज नहीं दे रखा, बोला गया कि एक सर्कुलर लूप है वो ऐसा रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे जा रहा है। जब रोल करते हुए आगे जाता है तो पता है इसके पास वेलोसिटी भी होती है, इसके पास एक ओमेगा भी होता है ऐसा, और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है फॉर प्योर रोलिंग, ये भी हमें पता है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है A, v A माइनस VP बताइए कितना है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे उस पूरे रीजन में जिसमें रोल कर रहा है, ठीक है। अब प्योर रोलिंग के केस में हिंज पॉइंट किसको लेना चाहिए अपने को, ये यहाँ पे खास बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वो पूरा वही है। तो अपने को हिंज पॉइंट अगर पता चल जाए तो अपन सारी बातें कर सकते हैं जैसा अभी तक कर रहे थे। तो प्योर रोलिंग के केस में दिस P पॉइंट इज द हिंज पॉइंट। ये ध्यान रखिए कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसके अबाउट रोल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे प्योर रोलिंग के केस में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप हिंज पॉइंट को लेके यहाँ पे, हिंज पॉइंट एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लेके आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर बात? चलिए कुछ और बातें इससे रिलेटेड करते हैं। आपको अगर ऐसा दे दिया कि दो रॉड्स यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड हैं,
दोनों के सेंटर्स यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं इस तरीके से, और ये पूरा जो सिस्टम है ये ओमेगा से घूम पा रहा है। पूछा गया आपको कि ये पॉइंट अगर है ए बी सी और डी, तो बताइए वी ए माइनस वी बी कितना है, वी सी माइनस वी डी कितना है, वी ए माइनस वी डी कितना है। ये से 4-5 आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आपको दे रखा है बी। तो क्या करना चाहिए, हमें पता है कि अभी हमने बात करी थी जब एक क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन, तो हमने क्या बोला था कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ए और ई वो दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, और मैंने बोला था कि ये बात मैं आगे यूज करूंगा, तो वही बात यहाँ पे आगे यूज मैं करने वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ए सी बी और डी, ये सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, इन सब का आंसर आएगा 0। इसका मतलब ए बी सी एंड डी आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं ऐसी बहुत सारी रॉड्स को अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ 2 अरेंज की थी मैंने, ऐसी बहुत सारी रॉड्स को, पतली 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 रॉड्स को अरेंज किया, सबका सेंटर एक जगह रख के, तो क्या वो एक डिस्क बन जाएगी पूरी? पक्की बात भाई, ऐसी बहुत सारी रॉड्स अगर मैंने यहाँ रखी, जैसे लेट्स से यहाँ पे एक रॉड और रख दिया इस तरीके से, फिर एक रॉड और रख दी, ऐसे बीच उसके सारे स्पेसेस को अपन ने फिल कर दिया रॉड रख रख के इस तरीके से। तो आपसे पूछा गया कि अब बताइए क्या एक डिस्क बन रही है, यस एक डिस्क बन रही है, तो हमें यहाँ से सीधा सीधा एक रिजल्ट बता सकते हैं कि एक डिस्क के केस में जो कि सेंटर से घूम सकती है विद ओमेगा, तो लिखा जा सकता है कि इस डिस्क के जो पेरिफेरल पॉइंट्स होंगे, ये एक डिस्क बन गई, इस डिस्क के पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, और उसका सेंटर से जो डिफरेंस आता है वो आता है सीधा सीधा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक डिस्क को अगर आप सेंटर से हिंज करके रोटेट करते हैं तो इसके जो पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, पेरिफेरल पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्लियर बात, जितने भी पेरिफेरल पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही पोटेंशियल पे होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे, तो मतलब आप किसी भी पॉइंट का सेंटर से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहोगे, तो अगर ये पॉइंट सी है ये पॉइंट पी है, तो वी पी माइनस वी सी आप सीधा सीधा लिख सकते हैं इज गिवन बाय बी ओमेगा, ये रेडियस के बराबर होगा तो एल हो जाएगा रेडियस बाय 2। और वो तो आप डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बता ही सकते हैं कि ये कौन हायर पोटेंशियल पे होगा कौन लोअर पोटेंशियल पे होगा। जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ओमेगा ऐसा है, वी क्रॉस बी करेंगे तो सेंटर की तरफ वाला पॉइंट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ आप आंसर नेगेटिव लिख लेंगे। बट बात अपनी हो रही है मैग्नीट्यूड की, तो हमेशा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 इज द मैग्नीट्यूड of the potential difference between center and the peripheral point for a disk। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिएगा। किसी भी पॉइंट पेरीफेरी पे जो पॉइंट है माइनस सेंटर का जो पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है बात, श्योर। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपको बोला गया ऐसा कि एक रॉड है यहाँ पे, ये रॉड घूम रही है विद ओमेगा। ओके, ये आप छोटी ऐसा मत मानिए। अब ऐसा मान लीजिए कि एक कंडक्टिंग सर्कुलर वायर रेल है, ये जो पूरा बाहर का सर्कल बना रखा है ये जो है ये कंडक्टिंग रेल है। ठीक है, वही रेल जिसपे स्लाइड कर सकते हैं, जो हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल ये स्ट्रेट रेल्स पढ़ी थी, इस बार सर्कुलर सर्कुलर रेल है, और उसपे ये जो रॉड है ये टिकी हुई है इस तरफ और ये रोटेट कर रही है। ठीक है, जो रोटेट कर रही है तो उस पूरी रेल पे हमेशा कांटेक्ट में रहेगी और इस तरीके से रोटेट करती रहेगी। रेडियस के बराबर इसकी लेंथ है और ओमेगा से रोटेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपको इस पूरे रीजन में दिया हुआ है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है, पूरे रीजन में है। आपने क्या किया, इस बार सेंटर से एक वायर कनेक्ट किया और ये
ऐसा आपने कनेक्शन दे दिया। इसका मतलब है कि वायर रेल को टच नहीं कर रहा है। जो मैंने बीच में सी एक लूप सा बना रखा है, इसका मतलब है कि वायर रेल को टच नहीं कर रहा है, ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया पेरीफेरी पे। ठीक है, आर। पूछा गया आपसे कि बताइए कि क्या ये जो रॉड इस पे घूम रही है वो एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम पाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या इस पे कोई टॉर्क या कोई फोर्स लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा हो। चलिए, तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि ये जो सर्कुलर रेल है ये पूरा इक्वी पोटेंशियल पे होगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट इस पे हमेशा कनेक्टेड है, ये और सेंटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये पूरी सर्कुलर रिंग इक्वी पोटेंशियल है। तो ये जो आपने कनेक्शन किया यहाँ से और सेंटर के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये तक बात क्लियर है अपने को? ओके, अगर लिखा जाए इसको, भाई इस रॉड के लिए आपको दे रखा है कि इसका मास m है, लेंथ l है और इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी है r। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें जो इंड्यूस्ड डीएमएफ आएगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? दिस इंड्यूस्ड डीएमएफ इज b ओमेगा, अपन क्या करते हैं रेडियस को r ना लेके l लेते हैं क्योंकि r ऑलरेडी अपन ने रेजिस्टेंस ले रखा है। तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी द इंड्यूस्ड डीएमएफ इन दिस। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी तो वो भी हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, v क्रॉस b जब करेंगे तो सेंटर की तरफ हायर पोटेंशियल आ रहा है, तो सेंटर की तरफ हायर पोटेंशियल की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो ये r इसका अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो बाहर का सर्किट कनेक्टेड है वो भी इस तरीके से कनेक्टेड है, r सेंटर से पेरीफेरी पे कनेक्टेड है। तो ये पूरा एक सर्किट बन गया, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, और ये करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड बाय R प्लस R। अब इस क्वेश्चन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये इसमें करंट आ गया है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। तो एक करंट कैरिंग वायर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना लगता है? दिस फोर्स इज I L क्रॉस B। इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगा? जिधर इंड्यूस्ड ईएमएफ आया उसी डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी इसमें ये, दिस विल बी द करंट डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो आई मतलब इधर एल हो गया, क्रॉस बी, बी अंदर है, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो मतलब इस पर नीचे की तरफ एक टॉर्क भी लगने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इसमें नीचे की तरफ है, मतलब इसका जो टॉर्क होगा वो भी ओमेगा को अपोज करेगा। देख पा रहे हैं आप? ये टॉर्क एक रेजिस्टेंस टॉर्क इस पर लगने वाला है, ये रेजिस्टेंस टॉर्क इसके मोशन को अपोज करेगा। तो यस, अगर इसको कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना है तो हमें एक एक्सटर्नल टॉर्क इसको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम पाएगा, अदरवाइज ये थोड़ी देर में रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस टॉर्क। ठीक है, पक्की बात? तो चलिए आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, कुछ और क्वेश्चंस की।